Good morning everyone. Now we are going to start with quantitative techniques QT, and the first model that we are taking up in QT or operations research is assignment model. तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम असाइनमेंट मॉडल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेशंस रिसर्च. Now quantitative technique refers to those techniques which are based on quantitative data. Quantitative मतलब numerical data which can be expressed in numerical terms. Remember, data can be classified into two: quantitative data and qualitative data. Qualitative data तो वो होता है which cannot be measured in numerical terms, like perception, value, बिलीव्स, पर्सनालिटी. ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कि आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं. Nobody can say that I have got 500 grams of perception or I have got 50 millions of personality traits. So you cannot express these things in numerical terms. So those things which cannot be expressed in numerical terms are referred as क्वालिटेटिव डेटा. तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा पेपर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो जो दूसरा कैटेगरी ऑफ डेटा है वो है क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा इज दैट डेटा व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, लाइक द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 50 crores, द एनुअल टर्नओवर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी X is 5000 crores, right? The cost of manufacturing this product is 10,000 rupees. So these aspects can be expressed numerically. That is why they come under the quantitative data. And QT, जिसका full form है quantitative techniques, they refers to those techniques which are based on quantitative data or numerical data, and they help an individual or an organization in decision making. तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो एस्पेक्ट्स वो जिसको कहते हैं सजेशंस देती है जिससे कि डिसीजन मेकर को प्रॉपर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है. सो आई रिपीट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रेफर्स टू दोस टेक्निक्स और प्रोग्राम्स व्हिच फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. ये वो टेक्निक्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स. तो अब हम इस पेपर में सारे टॉपिक्स जो करेंगे दे आर बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. आपको वो सारे प्रोग्राम्स, वो मॉडल्स यहाँ पर सिखाए जाएंगे which will help a decision maker in maximizing the profits and minimizing the cost. आपका टारगेट होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ cost. So take down the first heading. The first topic that we are taking up today is assignment model. Now assignment model, इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, it is also called as Hungarian model, right? और Hungarian method. ये पूरा की पूरा जो मॉडल है ये बेस्ड है हंगेरियन मेथड के ऊपर. तो पहले तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट मॉडल. इसका बेसिस है हंगेरियन मेथड. इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो सिखाएंगे हम आपको, लेकिन पहले इसके जो मेन 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 केसेस हैं, उनको नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट इज मिनिमाइजेशन केस. सो यू नोट डाउन दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली. फर्स्ट इज मिनिमाइजेशन केस. मिनिमाइजेशन केस तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन होगा टाइम का, कॉस्ट का या फिर डिस्टेंस का. इन फैक्टर्स को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है. सो रिमेंबर, टाइम हुआ, कॉस्ट हुआ या फिर डिस्टेंस हुआ, इन एस्पेक्ट्स को आप हमेशा मिनिमाइज करेंगे. नंबर 2 इज योर मैक्सिमाइजेशन केस. और मैक्सिमाइजेशन केस तब अप्लाई करेंगे आप जब प्रॉब्लम होगी प्रॉफिट की या सेल्स की. आउटपुट हो गया, क्वालिटी
राइट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। आप ये चाहेंगे हमेशा आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो, सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्शन या आउटपुट मैक्सिमम हो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सबसे अच्छी हो, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स वो भी बेस्ट हो। तो इन फैक्टर्स को भी नोट करिएगा, which are going to be maximized, the profit, sales, output, quality, efficiency। अब जनरली प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में आप डील करेंगे जिसमें रो और कॉलम हमेशा सेम होंगे, राइट। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पर रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे, वो कैटेगरी होती है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जहां पर रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होंगे। जनरली ऐसा होता है कि 4 रोज होंगे तो 4 ही कॉलम्स होंगे, 5 रोज हुए तो 5 ही कॉलम्स होंगे, 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स लेंगे हम आगे चलकर जहां रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होंगे। जब सेम नहीं होंगे तो वो कैटेगरी होती है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट, नंबर 4 are prohibited assignments। prohibited assignments का मतलब वो प्लेसेस जहां पर असाइनमेंट करना सख्त मना है। असाइनमेंट का मतलब होता है एलोकेशन। आज हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे, जहां पर हो सकता है कुछ जॉब, कुछ वर्कर्स को असाइन की जाए, कुछ मशीन्स, कुछ एम्प्लॉयज को असाइन की जाए, सेल्समैन को टेरिटरीज असाइन की जाएंगी, राइट। कंपनीज को रिस्पेक्टिव सिटीज में ऑफिसेज असाइन किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहां पर असाइनमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। जहां पॉसिबल नहीं होगा उन प्लेसेस को बोला जाता है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट्स, मतलब वो प्लेसेस जहां पर असाइनमेंट करना सख्त मना है। एंड you will also deal with multiple optimum solutions। तो मल्टीपल ऑप्टिमम का मतलब जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, राइट। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां असाइनमेंट ही नहीं कर सकते होंगे, और कुछ ऐसे आंसर्स होंगे वहां जहां पर आपको एक से ज्यादा असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो वो भी डील करेंगे हम। एक बार ये सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा जो कि 1 by 1 पिक करेंगे हम इन दिस चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज असाइनमेंट मेथड, राइट। तो ये सारे केसेस 1 by 1 लेंगे हम। आज पहली हेडिंग डाल दीजिएगा असाइनमेंट मॉडल में हंगेरियन मेथड के अंदर वी आर गोइंग टू डील विद मिनिमाइजेशन केस। मिनिमाइजेशन केस में all those who have got their booklets they open page number 7 question number 10। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 10, राइट। these booklets, these handouts will be given to everyone। तो आज की क्लास में those who are not having it I am writing it for them। this is question number 10, right। it says that consider the following cost table for an assignment problem where you have got 3 jobs and 3 workers। आपके पास ये जो टेबल है शॉर्ट में बता देते हैं, ये कॉस्ट का टेबल है और इस कॉस्ट टेबल में जॉब्स दे रखे हैं आपके पास। यू गॉट A, B and C, 3 जॉब्स, राइट। और उनको करने के लिए वर्कर्स दिए हुए हैं आपको, 3 वर्कर्स हैं और वर्कर्स के नेम है 1, 2 and 3, right। so you got 3 jobs and 3 workers। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस इस तरह से टेबल फॉर्म में आएंगे और यहाँ पर हर एक जॉब अगर एक वर्कर करता है तो उसकी कॉस्ट गिवन है रुपीस में। so this cost table is given in rupees। the values in the first row are 574, then 365 and 234 और नीचे लिखा हुआ है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूजिंग असाइनमेंट मॉडल। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं तब तक इस क्वेश्चन को समझा भी देते हैं। अगर वर्कर 1 जॉब A करेगा
तो उसके लिए जॉब को करने के लिए उसको 5 रुपीज कंपनी को कॉस्ट पड़ रहा है। वर्कर 1 अगर जॉब बी करेगा तो 7 रुपीज का कॉस्ट हो रहा है कंपनी को। वर्कर 1 अगर सी जॉब करेगा तो 4 रुपीज का कॉस्ट है। इसी तरह से वर्कर 2 अगर ए जॉब करेगा तो 3 रुपीज का कॉस्ट इनकर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। वर्कर 2 अगर बी जॉब करेगा तो 6 रुपीज का कॉस्ट इनकर हो रहा है। आपको क्या करना है, इन तीनों वर्कर्स को अब असाइनमेंट मॉडल यूज करके एक एक जॉब असाइन करनी है। हर वर्कर को आप केवल एक ही जॉब असाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। और हर वर्कर को एक जॉब असाइन करनी है, इस तरह से करनी है कि जो भी इन तीनों जॉब्स को करने की कॉस्ट हो वो कॉस्ट मिनिमम आ जाए। आई रिपीट, you have to assign these jobs to all these 3 workers in such a manner so that the total cost is minimum. I repeat, क्या करना है, ये जो 3 वर्कर हैं इन तीनों को एक एक जॉब दे देनी है, रैंडमली नहीं देनी। इसके लिए एक साइंटिफिक मॉडल है और उस मॉडल को यूज करके आपको हर वर्कर को एक जॉब असाइन करनी है और इस तरह से करनी है कि जो भी कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। कैसे करेंगे हम? We start with the solution। ये याद रखिएगा कि ये कॉस्ट का क्वेश्चन है और कॉस्ट मतलब मिनिमाइज का केस। और ये जो पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है हंगेरियन मेथड के ऊपर और हंगेरियन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। लिखिएगा स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप रो ऑपरेशन। फर्स्ट स्टेप लिखिएगा रो ऑपरेशन, डैश डालकर लिखिएगा रो ऑपरेशन का फुल फॉर्म। सेलेक्ट मतलब इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो लिख रहे हैं आप। सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एवरी रो, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एवरी रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम all the elements of the respective row. Subtract it from all the elements of the respective row. और इसका मतलब क्या है कि आप एक नया टेबल बनाएंगे, उसमें से हर रो में से मिनिमम एलिमेंट लेंगे, राइट? और उस मिनिमम एलिमेंट को पूरी रो में से माइनस कर देंगे। लाइक इन दिस केस फर्स्ट रो का मिनिमम नंबर कौन सा है? 4। इस 4 को पूरी की पूरी फर्स्ट रो में से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब आपको एक नया टेबल बनाना है। आई गेस ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके सारे केसेस जो हम डील करेंगे आज की क्लास में कर रहे हैं हम मिनिमाइजेशन का केस। और अब आप एक नया टेबल बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेट तो यही रहेगी, वर्कर्स 1, 2 and 3 एंड जॉब्स आर A, B and C। तो आपने लिखा था यू हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एवरी रो। हर रो में से मिनिमम लेना है। पहली रो का मिनिमम है 4 एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रो। इसका मतलब आपको इस पूरी रो में से इस 4 को माइनस कर देना है। तो नया टेबल बनेगा, 5 में से 4 माइनस किया क्या आ जाएगा? 1। 7 में से 4 माइनस किया कितना आ जाएगा आपके पास? 3। 4 में से 4 माइनस किया, 4 में से 4 गया तो आ जाएगा 0। इसी तरह से बारी बारी हर रो में से मिनिमम लीजिएगा और उसको माइनस कर दीजिएगा। तो सेकंड रो है, सेकंड रो का मिनिमम कितना है? 3 माइनस 3 किया 0। 6 में से 3 माइनस किया, 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 3 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा? 2। और फाइनली थर्ड रो में भी यही काम करना है। थर्ड रो का पहले मिनिमम नंबर सेलेक्ट करिएगा, वो है 2 और इस 2 को पूरी थर्ड रो में से माइनस कर दीजिएगा। तो 2 में से 2 गया 0। 3 में से 2 माइनस किया यू विल हैव 1 और 4 में से 2 माइनस किया तो 4 में से 2 गया तो क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो आपको हर रो में से मिनिमम नंबर लेते जाना है और उसको उसी रो में से माइनस करते जाना है। जैसे फर्स्ट रो का मिनिमम था 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 4 गया 0। देन
3 में से 3 माइनस किया 0, 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 3 माइनस किया 2 और थर्ड रो में मिनिमम था 2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 माइनस किया तो 2 रह गया। ये तो है पहले स्टेप का मीनिंग, नोट कीजिएगा। फिर आपको लिखवाते हैं सेकंड स्टेप। काइंडली टेक डाउन दिस फर्स्ट स्टेप, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये था स्टेप 1 रो ऑपरेशन। अब लिखिए सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 कॉलम ऑपरेशन। स्टेप नंबर 2 है कॉलम ऑपरेशन और इसका पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, select the minimum element from every column and subtract it from all the elements of the respective column. I repeat, select the minimum element from every column. Select the minimum element from every column and subtract it from all the elements of the respective column. Subtract it from all the elements of the respective column. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉलम ऑपरेशन और उसके अंदर अब हम इस नए टेबल में से हर कॉलम में से मिनिमम नंबर लेंगे। जैसे कि इस फर्स्ट कॉलम का मिनिमम कितना है 0, तो ये 0 माइनस किया तो 1 में से 0 गया 1 ही हो जाएगा, 0 में से गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0। तो अब हमें हर कॉलम में से मिनिमम लेना है और उसको उस पूरे कॉलम में से माइनस कर देना है, लेकिन होगा इस नए टेबल में से, इस पुराने टेबल से नहीं, राइट? ये तो अब केवल आंसर लिखने के काम आएगा। अब आपको हर कॉलम जानते हैं सभी, वर्टिकल लाइंस ये तो होते हैं कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल होते हैं रो, राइट? पहली क्लास है आज, इसलिए ध्यान रखिएगा रो और कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रो और वर्टिकल लाइन होती है कॉलम। पहले किसका स्टेप किया था हमने? रो ऑपरेशन का। अब किसका स्टेप कर रहे हैं? कॉलम ऑपरेशन। लेकिन कॉलम ऑपरेशन किसमें से होगा? इस नए टेबल में से। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉलम का मिनिमम है 0, तो 0 माइनस क्या सेम ही आ गया। सेकंड कॉलम का मिनिमम क्या है? 1, इस 1 को माइनस किया तो 3 में से 1 गए, आपके पास 2 रह गया। ये 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 रह गया और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 रह गया। उसके बाद थर्ड कॉलम लिया, थर्ड कॉलम का मिनिमम क्या है? 0, ये 0 माइनस कर दिया सब में से तो सेम ही आ जाएगा, मतलब 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 रह जाएगा और इस 2 में से 0 माइनस किया तो भी 2 आएगा। तो अब हर कॉलम में से मिनिमम लेना था और उसको माइनस कर देना था, तो ये नया टेबल आ जाएगा, ये होगा टेबल नंबर 2। कॉलम ऑपरेशन के नीचे नोट करना है, करिएगा, फिर करवाते हैं आपको स्टेप नंबर 3, राइट? इस क्वेश्चन को तो हम साइड में लिख देते हैं कहीं पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस क्वेश्चन नंबर 10 इसका टेबल था, वर्कर है 1 2 3 और इसमें जॉब्स हैं ABC। यू गॉट 3 जॉब्स एंड 3 वर्कर्स और इनकी वैल्यू है 5 7 4 3 6 5 2 3 एंड 4। ओके, तो अब तक आप लोग 2 स्टेप सीख चुके हैं। कौन से? पहला रो ऑपरेशन, दूसरा कॉलम ऑपरेशन, राइट? अब इन 2 स्टेप्स के बाद लिखिए स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप। प्लीज टेक डाउन, और ये स्टेप्स आपको एग्जाम्स में भी लिख कर आने हैं, then only your presentation will be perfect and you are going to score full marks. So you have to be very much thorough with all these steps. ये स्टेप जरूर लिख कर आइएगा। और आप लिख रहे हैं अब स्टेप नंबर 3, write it down. Draw, DRAW, draw minimum number of lines. Draw minimum number of lines to cover all zeros.
ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। तो अब थर्ड स्टेप है जिसमें टेबल नया बनाएंगे आप। फॉर्मेट यही रहेगी, 3 जॉब्स एंड 3 वर्कर्स एंड वैल्यूज ये सेम थी 1 2 0 0 2 2 0 0 2। आपने लिखा है कि आपको ड्रॉ करनी है क्या, कम से कम लाइनें ड्रॉ करनी है और क्या करना है आपको, सारे की सारे जीरो कवर करने हैं। लाइनें आप केवल दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। डायगोनली या आड़ी तिरछी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। और क्या करना है हमें, कम से कम लाइनें ड्रॉ करके सारे जीरो कवर करने हैं। कैसे कवर करने हैं देखो, सबसे ज्यादा जीरो देखें अगर हम तो एक तो 2 जीरो यहां पर आ रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करी दोनों कवर हो गए, एक और जीरो आ रहा है यहां पर, राइट, एक और यहां पे भी आ रहा है। किसी भी तरह से करें, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हमें जीरो से मतलब है कि हर जीरो के ऊपर एक ना एक लाइन गुजरते हुए जानी चाहिए, जीरो सारे कवर हो जाने चाहिए। लाइनें ड्रॉ करो आप कॉलम वाइज या रो वाइज। एक और जीरो रह गया, अब एक और जीरो रह गया तो उसको भी कवर कर देंगे। कैसे ही करें आप, ये आपके ऊपर है, कॉलम वाइज करो या रो वाइज। लेकिन पहले देखना सबसे ज्यादा से ज्यादा जीरो कहां पे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो रो में है तो रो पहले काट देना। अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो किसी एक कॉलम में 3 जीरो होते हैं तो वो तीनों जीरो वाला कॉलम पहले काट देते हैं। मतलब जहां सबसे ज्यादा जीरो होंगे पहले आपको वही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और लाइनें कम से कम होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि 4-5 लाइनें ड्रॉ कर दे, लाइनें कम से कम आनी चाहिए और सारे जीरो कवर हो जाने चाहिए। आप देखो नंबर चाहे खुले रह जाएं, जीरो खुले नहीं रहने चाहिए, हर जीरो के ऊपर एक ना एक लाइन गुजरते हुए जानी चाहिए। प्लीज सी एंड प्लीज ऑब्जर्व कि हर जीरो कवर्ड है, कोई भी जीरो खुला नहीं है यहां पर, ठीक है। ये था स्टेप नंबर 3, नोट कीजिएगा। और फिर आपको करवाते हैं स्टेप नंबर 4। राइट डाउन स्टेप नंबर 3, जहां पर सारे जीरो कवर करने हैं, नंबर्स खुले रह जाएं, जीरो खुला नहीं रहना चाहिए, हर जीरो पे एक ना एक लाइन गुजरते हुए जानी चाहिए। लाइनें कम से कम होनी चाहिए, लाइन या तो आप रो वाइज ड्रॉ कर सकते हैं या कॉलम वाइज। अब लिखो 4th स्टेप, चेक द कंडीशन, चेक CHECK, चेक द कंडीशन, कंडीशन डैश डालकर लिखिएगा, whether the number of lines drawn, whether the number of lines drawn are equal to the order of the matrix, whether the number of lines drawn are equal to the order of the matrix। आपको कंडीशन चेक करनी है क्या, कि क्या आपकी लाइंस ऑर्डर के बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। लाइंस कितनी है हमारे पास, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइनें खींची हैं, राइट। ऑर्डर कितना है इसका, हमारे पास 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ऑर्डर इसका क्या हुआ 3। ऑर्डर वर्ड का मतलब होता है कितने रो और कितने कॉलम क्वेश्चन में प्रेजेंट है। यहां पर 3 रोज 3 कॉलम्स है तो ऑर्डर होगा 3। अगर 4 रोज 4 कॉलम्स होते हैं तो ऑर्डर माना जाएगा 4। 5 रोज 5 कॉलम्स होंगे तो ऑर्डर होगा 5। ऑर्डर वर्ड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन द टेबल। तो अभी हमारे पास 3 रो है 3 कॉलम है तो ऑर्डर क्या माना जाएगा 3। तो हमारी कंडीशन हो गई है यस। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ऐसा हो कि 4 रो 3 कॉलम हो या 5 कॉलम 4 रो हो जाए, मतलब रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं हो, तो वो आपको लिखवाया था, वो 3rd कैटेगरी थी, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि हम कल की क्लास में लेंगे। वी विल बी टेकिंग दिस इन टुमारोज क्लास, जहां पर रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होंगे। तो जब सेम नहीं होंगे
वो कैटेगरी मानी जाएगी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम की, और अनबैलेंस्ड को पहले बैलेंस किया जाएगा फिर सॉल्व किया जाएगा, तो वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे। बट टुडे इट इज द फर्स्ट क्लास, सो वी हैव टेकन अप अ बेसिक क्वेश्चन जिसको देखकर आप लोग असाइनमेंट थोड़ा सा आपका ओरिएंटेशन हो जाए, देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए, सो दिस इज अ बेसिक क्लास, राइट? योर लेवल विल बी अ बिट हायर इन द कमिंग क्लासेस। तो ऐसे क्वेश्चंस लेंगे हम जहां रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होंगे, और वो प्रॉब्लम कौन सी मानी जाएगी? वो प्रॉब्लम होगी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट? लेकिन ये अभी आज पहली बैलेंस्ड है, ऑर्डर भी 3, लाइन भी 3। लाइन 3 कैसे? पहली लाइन खींची थी, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 लाइनें, ऑर्डर भी कह रहा है 3, कंडीशन सेम आ गई, तो अब हम असाइनमेंट कर देंगे। अब कई बार ऐसा भी होगा जो आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि ये लाइनें ऑर्डर के बराबर नहीं होंगी, तो आपके पास कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो एडजस्टमेंट भी सिखाएंगे आपको। लेकिन आपको बता दें, आज हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है जहां पर लाइन ऑर्डर के बराबर आ गई। जब लाइन ऑर्डर के बराबर आ जाएगी तब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर फाइनल स्टेप लगेगा। और जब लाइंस ऑर्डर के बराबर नहीं आएंगी, मान लो लाइन आती 3, ऑर्डर होता 4, तो फिर उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, which you are going to learn in tomorrow's class, right? वो सिखाएंगे आपको कल, जहां लाइन ऑर्डर के बराबर नहीं होंगी, right? But over here lines are equal to the order, so please write down the final step. If yes, then proceed as follows. लिखिएगा लास्ट स्टेप, if yes then proceed as follows. लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सर्च फॉर ए सिंगल जीरो, सर्च फॉर ए सिंगल जीरो, फर्स्ट रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज, फर्स्ट रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज, फुल स्टॉप। सेलेक्ट द सिंगल जीरो, सेलेक्ट the single zero and make assignment to it, make assignment to it by enclosing it in a box, by enclosing it in a box, full stop. Cancel out all the other, cancel out all the other adjacent zeros. Adjacent की spelling है ADJACENT, adjacent zeros. Cancel out all the other adjacent zeros. अभी जो आपने स्टेप लिखा है इसका मतलब समझिएगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को फेयर आउट कर लेते हैं, इस टेबल को, लास्ट टेबल को, जहां लाइन ऑर्डर के बराबर हो गई थी। तो ये वैल्यूज थी 1 2 0 0 2 2 एंड 0 0 2, राइट? तो इसको हमने फेयर आउट कर लिया, अलग कर देते हैं थोड़ा सा। अब आपने पहली लाइन लिखी थी, सर्च फॉर अ सिंगल जीरो, फर्स्ट रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज। इसका मतलब आपको सर्च करना है, तलाश करनी है एक अकेले इकलौते जीरो की, पहले रो में देखना और रो में ना मिले तो कॉलम में देखना। तो आपने देखा फर्स्ट रो से शुरू करना है हमें, अगर रो में नहीं मिलेगा तो कॉलम में देखेंगे, और पहली रो में मान लो 2 2 जीरो तो छोड़ देना। तो फर्स्ट रो में सर्च किया, मिल रहा सिंगल जीरो, फिर आपने एक लाइन लिखी थी, सेलेक्ट द सिंगल जीरो, इसको सेलेक्ट करना है, एंड मेक असाइनमेंट टू इट बाय एनक्लोजिंग इट इन ए बॉक्स। अब इस सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया और इसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया हमने, बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद इसको एनक्लोज कर दिया इस जीरो को बॉक्स में, और बॉक्स बनाने के बाद एक स्टेप लिखा था आपने, सेलेक्ट द सिंगल जीरो एंड मेक असाइनमेंट टू इट बाय एनक्लोजिंग इट इन ए बॉक्स एंड कैंसिल आउट ऑल द अदर एडजेसेंट जीरोस। इसका मतलब, एडजेसेंट का मतलब यहां पर है कि अगर जहां बॉक्स बना है उसके ऊपर कोई जीरो, वो कट जाएगा,
नीचे कोई जीरो वो भी क्रॉस हो जाएगा, राइट। ऊपर कुछ है नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, तो ऊपर नीचे। और वैसे ही होता है कि अगर मान लीजिए कॉलम वाइज देख रहे हो तो आगे पीछे भी कोई जीरो हुआ ना, तो चारों दिशाओं में जितने भी जीरो होते हैं सब कट जाते हैं। खैर इसके ना तो ऊपर था ना नीचे था, तो कुछ नहीं कटेगा। तो आपको ध्यान रखना है एडजेसेंट मतलब जहां बॉक्स बना उसके नीचे कोई भी जीरो होता सब कट जाते, उसके ऊपर कोई जीरो होता वो भी कट जाता। जैसे देखो सेकंड रो है, सेकंड रो में एक अकेला जीरो मिल रहा है। सेकंड रो में देखा हमने जहां एक अकेला मिलेगा बस वही बॉक्स बना देना है आपको, तो वहां बॉक्स बनाया। और अब ध्यान से देखिएगा यहां बॉक्स बनाते इसके नीचे एक जीरो है वो क्रॉस हो जाएगा, बॉक्स बनते ही नीचे वाला क्या होगा क्रॉस हो गया। अब पहले तो यहां पर दो जीरो थे, दो पार्टनर थे, ये पार्टनर तो गया तो एक अकेला रह गया, ये एक अकेला रह जाएगा, तो इसको आप बॉक्स बना देंगे, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि हर रो में एक बॉक्स बन रहा है, आप देखिए ध्यान से, हर रो में एक बॉक्स बन रहा है और साथ ही साथ हर कॉलम में भी एक बॉक्स बन रहा है। हर रो और हर कॉलम में एक बॉक्स जरूर बनेगा, ना कभी एक से कम होगा ना कभी एक से ज्यादा होगा। कभी ज्यादा कम हो जाए ना समझ जाना गड़बड़ हो गई। तो हर रो में एक बॉक्स बनेगा और हर कॉलम में एक बॉक्स बनेगा, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन। कभी ऐसा हो ना कहीं ज्यादा हो कम हो एक भी ना बने तो मतलब गलत हो गया अपना। कंक्लूजन इसमें लिखेंगे आप ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। तो ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल देना है आपको, उसमें आपको बताना है कौन से वर्कर को कौन सी जॉब मिली है। जैसे देखिए वर्कर 1 इसको मिली है जॉब सी, आपने इतनी मेहनत करी और उसके बाद ये एनालिसिस किया कि वर्कर 1 को मिल रही है जॉब सी। वर्कर 2 इसको मिल रही है जॉब ए और वर्कर 3 इसको मिल रही है जॉब बी, ठीक है। वर्कर 1 को असाइन हुई है जॉब सी, 2 को हुई है ए और 3 को मिली है बी। अब आप वैल्यूज देखिएगा, 1 और जॉब सी पर वैल्यू थी 4 रुपीज, 2 और ए पर थी रुपीज 3 और 3 और बी इस पर भी 3 रुपीज 3। देखो ध्यान से 1 और सी एक तो ब्लॉक यहां पे बना है, ठीक है। 2 और ए मतलब एक बॉक्स यहां पे बना है और 3 और बी एक बॉक्स यहां पे बना है। तो 1 को सी मिली रुपीज 4, 2 को ए मिली रुपीज 3 को जॉब मिली बी रुपीज 3 और फिर आपने इनका टोटल कर दिया तो आपके पास आ गई टोटल मिनिमम कॉस्ट और वो आ रही है रुपीज 4 + 3 7 + 3 रुपीज 10। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज रुपीज 10 और आपने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हर वर्कर को कौन कौन सी जॉब असाइन की गई हैं। वर्कर 1 को मिली है जॉब सी, 2 को ए और 3 को बी। और इस तरह से आप जॉब असाइन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट मिनिमम होगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम कॉस्ट? द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज रुपीज 10। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास that happened today. We are going to continue with more and more interesting questions of assignment model in the coming classes, where we will be dealing with maximization cases, unbalanced cases, prohibited assignments, multiple solutions and several typical problems. तो वो सब सिखाएंगे आपको, ये नोट कर लीजिएगा। We are going to finish off this lecture with this minimization case and we will continue with the assignment model in the next class. So kindly take down the answer. The total minimum cost is rupees 10 for this solution.